आप सभी का स्वागत है आज के द हिंदू एनालिसिस सत्र में। आज है दिनांक 6 मार्च 2023 और आज भी हम प्रतिदिन की भांति पुनः द हिंदू एनालिसिस लेकर उपस्थित हैं, जो कि कई सारी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के अपनी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं और इस क्रम में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, प्रथम टॉपिक है, दैट इज यूटिलाइजिंग इंडियाज मूवमेंट अंडर द डिप्लोमेटिक सन। अब देखो, आप समझो, डिप्लोमेटिक जानते हो ना, कूटनीतिक क्या होता है? कूटनीतिक। तो भारत के जो कूटनीतिक है ना, मतलब हित हैं, जो कूटनीतिक इसके जो पहल हैं, तो उसके अंदर जो भारत को जो मौका मिला है, भारत को जो अवसर मिले हैं, उसका जो यूटिलाइजिंग है, उसका सदुपयोग जो है, उसको लेकर चर्चा की गई है। सबसे पहले हम इसे समझते हैं। देखो, हमारे पास ना आज 3-4 आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल हैं, हम सभी को बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, ये एक पहला हो गया, दूसरा आर्टिकल, दूसरा, ये तीसरा हो गया अटैक ऑन नॉलेज, अभी जो एक संस्थान पे प्रतिबंध लगा है, ठीक है, उसको लेकर है क्या है। चौथा है द हार्डशिप ऑफ अ कैरियर इन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिस है उसमें जो कैरियर है उसको लेकर क्या समस्या है, एक ये टॉपिक है, हम इसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ये टैक्स ट्रांजिशंस है, इसे भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे क्या है। ठीक है, तो चलो हम अपने पहले टॉपिक के स्टार्ट करते हैं, है ना, यात्रा शुरू करते हैं अपनी जर्नी। यूटिलाइजिंग इंडियाज मूवमेंट अंडर द डिप्लोमेटिक सन। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि जो कूटनीतिक भारत के आयाम हैं, भारत के हित हैं, उसको इसमें बताया गया है, समझाया गया है। तो चलो समझो। देखो, भारत की जो अभी वर्तमान में स्थिति है, आप सभी भी समाचार देखते रहते हैं, उससे अवगत होते रहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ये देखो कि जो भारत अभी फिलहाल जो भारत की स्थिति है विश्व में, अभी भारत G20 की चेयरमैनशिप भारत के पास है, अध्यक्षता भारत के पास है। ठीक है, तो भारत जो 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक भारत में आयोजित हुई है। ठीक, अभी लेकिन साझा बयान इस पर नहीं आ सका, लेकिन बैठक तो आयोजित हुई ही। ठीक, उसके बाद मैं बात करूं आपको, तो G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है, उसकी भी बैठक हुई भारत में, वित्त मंत्रियों की, G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई। और क्वाड जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उसकी भी मीटिंग हुई, क्वाड के विदेश मंत्रियों की। और कल के आर्टिकल में, कल के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि क्वाड के जो दो अहम देश हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों देशों के प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले। जो क्वाड शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में आगामी समय में होने वाला है। तो क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक भी भारत में हुई, रायसीना डायलॉग हुआ और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भी हुआ 2023 में। तो ये सब जो बातें हैं, ये भारत की उभरती प्रतिष्ठा का ही प्रतीक है कि आखिर ये सब पहल भारत में हो रही है। अब भारत से मजबूती से आगे बढ़ रहा है। G20 में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर अभी चेयरमैनशिप भारत के पास है। क्वाड है, संघाई सहयोग संगठन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ग्लोबल साउथ जो भारत की महत्वपूर्ण स्थिति है। इससे क्या होता है, भारत की जो महत्ता है उसे दुनिया ने स्वीकार किया है, सभी देशों ने समझा है इसे। वैश्विक जो राजनीति है, जियो पॉलिटिक्स है, उसमें भारत एक मेजर पावर है। ठीक, और उसको भारत बखूबी निभा भी रहा है। हम अपनी संस्कृति के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से देखें, डेमोग्राफी के हिसाब से देखें, या इकोनॉमिक जो पावर है हमारी, तो भारत की मतलब, तो इसे एक महत्वपूर्ण स्थिति में खड़ा करती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है। और खासकर देखो, हमारा जो एक पड़ोसी चीन है, तो चीन जिस तरह से चीन का जो रुख रहा है भारत के प्रति, परेशान करने वाला, उकसाने वाला, तो उस संदर्भ में भारत अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। अब भारत प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, अपने विकल्पों को, अपनी स्थिति को मजबूती से रख रहा है। ठीक है, चलो अब आप यहाँ देखो, विश्व राजनीति की बात करें, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, तो लीडरशिप जो है भारत ने, जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, बढ़िया भूमिका निभा रहा है। लेकिन आप जैसे भारत ने, मान लो अभी समझो, भारत ने एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी एक तरह से अपनी छवि रखी है पूरी दुनिया के सामने, है ना। कई मुद्दों पे भारत खुल के बोलता है, अपने विचारों को रखता है, कई मंचों पर बोलता है। तो दुनिया ने भारत को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, करना भी चाहिए। लेकिन अब इससे क्या होता है, चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं।
खासकर जब बैलेंस बनाने की बात आती है, संतुलन बनाने की बात आती है, जैसे कि मान लो अमेरिका है और रूस है, इन दोनों देशों के बीच मान लो संतुलन की बात आती है, भारत संतुलन कैसे बनाएगा, बैलेंस कैसे बनाएगा? तो बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बैलेंस बनाना पड़ेगा भारत को। तो संतुलन की बात आती है, मान लो अभी चीन है, अब देखो भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध हैं और रूस के चीन के साथ अच्छे संबंध हैं। और चीन जो है वो भारत और चीन के प्रति जो संबंध है, दोनों देशों के बीच जो संबंध है भारत और चीन के बीच, वो सभी को पता ही है, आप सभी को, है ना। अच्छे संबंध नहीं है फिलहाल, भले ही हमारा व्यापारिक रिश्ता अच्छा चल रहा है लेकिन संबंध उतने अच्छे नहीं है। तो कहने का मतलब है कई तरह की चुनौतियां भी हैं। अब देखो अभी क्या है, भारत जो है G20 की चेयरमैनशिप भारत के पास है, ठीक। और चीन सेंटर्ड जो चाइना सेंटर्ड SCO है उसका भी भारत अध्यक्ष है। तो दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो दोनों का अध्यक्ष है। वो SCO क्या है, वो चीन सेंटर्ड है, और G20 क्या है, उससे हटा हुआ है, ठीक है। तो भारत क्या है, दोनों को भारत को देखना पड़ रहा है, ठीक। लेकिन आपको पता है, आप भी जानते हैं कि यूक्रेन की जो घटना है, यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, उसमें भारत ने क्या किया है, किसी भी देश के प्रति, जैसे दो पक्ष हैं यूक्रेन और रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, तो भारत ने ना यूक्रेन का पक्ष लिया ना रूस का पक्ष लिया। हालांकि जो वैश्विक ताकतें हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो किसको सपोर्ट कर रही हैं, वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन भारत ने तटस्थ रहने का निर्णय लिया है और हमेशा कहा है कि युद्ध कभी भी क्या है, अच्छा नहीं है ना, वो उसको हमें नहीं करना चाहिए, है ना, कट उसको बिल्कुल स्वीकार भारत ने नहीं किया है कि हमें इसे नहीं करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा कि भारत बिल्कुल संतुलन के साथ चल रहा है, लेकिन चलना भी पड़ेगा आगे। देखो भारत की जो आकांक्षाएं हैं, जैसे कि सबसे तेज, देखो भारत दिखाता है अपने आप को कि है भी कि हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भारत है, आर्थिक हित है इसके, और जनसांख्यिकी जो इसका वेटेज है, भारांक है, उसके हिसाब से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ओर ये बढ़ रहा है। उसके बाद देखो कि देखो UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। इसमें देखो भारत को चेयरमैनशिप, भारत का चेयरमैनशिप नहीं, अस्थायी सदस्यता है ना, इसे मतलब सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्यता की मांग करता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल संभावना उसकी धूमिल दिख रही है, उतनी स्पष्ट बात नहीं है। तो भारत क्या कर रहा है कि G20 जैसे जो अधिक इंक्लूसिव और जो लचीले जो मंच हैं, उसको बूस्ट करने की बात कर रहा है कि उसको भाई बढ़ाओ, बिफोर बूस्ट, है ना, उसको आगे बढ़ाइए, है ना। उसको जैसे कि यूक्रेन संघर्ष है, उसमें देखो संयुक्त बयान नहीं, मतलब अभी जो यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है उसमें क्या हुआ, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया G20 में, है ना। अभी मैंने पिछले आर्टिकल में आपको बताया था मैंने, है ना, कल नहीं परसों वाले आर्टिकल में बताया था, कल भी हल्की चर्चा इस पर हुई थी। तो G20 जो है उस पर उसके विदेश मंत्रियों की जो संयुक्त स्टेटमेंट इस पर नहीं आ पाया, क्योंकि चीन और रूस को आपत्ति थी कि जॉइंट स्टेटमेंट में यूक्रेन युद्ध का जिक्र है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी G20 की जो क्षमता है उसको हम कम आंक नहीं सकते। अब खासकर आपको G20 का इंपॉर्टेंस देखना है तो ये कि दुनिया के कितनी बड़ी आबादी को ये रिप्रेजेंट करते हैं ये देश, और इनका क्या महत्व है आर्थिक स्तर पर, तो ये आप देखिए परसों वाले आर्टिकल में, परसों वाले द हिंदू एनालिसिस में, ठीक है, जो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आज है दिनांक 6 तारीख, तो 4 तारीख वाले टॉपिक में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भारत को ही देखना है। देखो अभी क्या है, अभी चुनो चैलेंज जो यही समय G20 है और SCO की अध्यक्षता है, इस साल खत्म हो जाएगी, ठीक है, दोनों की। तो भारत को क्या है, ग्लोबल साउथ में लीडरशिप मतलब संभालने से चीन को रोकने के लिए ना, चीन के जो प्रयास हैं, चीन क्या चाह रहा है कि भारत को पछाड़ करना, हम एशिया में ग्लोबल साउथ में अपनी भूमिका को रखें। तो भारत को मुकाबला करना होगा, आगे बढ़ना होगा कि हम चीन को ना रोक सकें, ठीक है। क्योंकि चीन बड़ा प्रतिद्वंदी है भारत के लिए, चाहे वो श्रीलंका में अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा रहा है, म्यांमार में या बांग्लादेश में, चीन भारत को हर एक तरह से घेरने का प्रयास कर रहा है। अब भारत को तो मुकाबला करना ही पड़ेगा, ठीक। दूसरी बात कि भारत को क्या है, भारत देखो एक होता है मतलब सॉफ्ट पावर, आपने सुना होगा सॉफ्ट पावर क्या होता है, बताता हूँ। जैसे कि कल्चरल, हमारा जो सांस्कृतिक संबंध है हमारे, है ना, जैसे खेल वाला संबंध है, ये सब ना सॉफ्ट पावर है। तो भारत सॉफ्ट पावर के जरिए तो लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर ही रहा है। खासकर अभी आप देखो कि भारत और नेपाल के बीच कहते हैं रोटी बेटी का संबंध कहते हैं,
ठीक है। भारत और नेपाल के बीच काफ़ी क्लोज संबंध है, खासकर जो बिहार यूपी के जो लोग हैं उनका जो है बिहार में एक तरह से रिलेशन भी है, रिश्ते भी हैं, विवाह भी होता है एक जगह से। इस नेपाल के तराई क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ वहाँ के जो भारत के जो नज़दीकी जो हैं सीमावर्ती जो जिले हैं या राज्य है, वहाँ के लोगों के बीच विवाह संबंध भी हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, ये सॉफ्ट पावर है एक तरह से, लेकिन फिर भी नेपाल में क्या कर रहा है, चीन अपनी मौजूदगी बना रहा है, तो भारत को तो हर एक जगह पे सतर्क रहना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो फिलहाल 2023 का जो मैटर है, 2023 जो वर्ष है, कई सारे वैश्विक शिखर सम्मेलनों बैठकों की मेजबानी कर रहा है भारत, तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसका बिल्कुल व्यस्त वर्ष रहा है। और वैश्विक मंच पर जो भारत के प्रभाव हैं उसमें भारत को क्या करना है, अवसर को बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देना है, उसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, और कई चैलेंजेस तो हैं, आप आगे बढ़ोगे तो चैलेंजेस तो आएंगे ही, चैलेंजेस के बावजूद जो है भारत को जो आगे बढ़ना है और जो अपनी जो मतलब क्षेत्रीय जो शक्ति है, रीजनल पावर जो भारत को बनना है, उस दिशा में प्रयास भारत कर रहा है और इसे करना चाहिए भी। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हो गया, हमने इसे समझा। और उसके बाद देखो, अभी मैंने बताया आपको टैक्स जो ट्रांजिशंस है जीएसटी संबंधित है, इसे भी हम पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको समझाऊंगा। और इसके बाद में एक और टॉपिक है हमारे पास, आयुर्वेद संबंधित है। देखो आयुर्वेद आप जानते हो ना, जो इलाज की चिकित्सा की कई सारी पद्धतियां हैं। आयुर्वेद है, एलोपैथी है, मतलब अंग्रेजी दवाइयाँ जो है, ठीक है, यूनानी है, सिद्धा है। तो आयुर्वेद की यहाँ बात हो रही है। आयुर्वेद आप सभी जानते हो ना कि आयुर्वेद कोई सामान्य सी पद्धति नहीं है, भारत की बहुत ही प्राचीन पद्धति है। तो आयुर्वेद में अगर मान लो कोई कैरियर बनाए, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, उसको लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है। तो आप देखो, हम पढ़ते हैं इसको, टॉपिक को देखते हैं, जो क्या क्या इसमें समस्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखो आयुर्वेद जो है, सबसे पहली बात, चिकित्सा की एक पारंपरिक प्रणाली है ना, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत ही शुरुआत से आयुर्वेद चली आ रही है भारत में। ठीक है, हजारों साल पहले भारत में इसका ओरिजिनेशन हुआ था, है ना। कई सारे ऋषियों ने इस पे ग्रंथ लिखे। ठीक है, यह अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद में जिक्र है कि शरीर जो है, मन है, आत्मा है, इसका संतुलन होना चाहिए, प्राणायाम है, ये सब उसी का पार्ट है। आयुर्वेद कहता है कि हम स्वस्थ लाइफ स्टाइल को बनाएं ताकि हमारा जीवन जो है वो स्वस्थ रहे। ठीक है, आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद हो गया, यूनानी योग, ये सब है ना। उसके बाद फिर ये सिद्धा हो गया, होम्योपैथी हो गया, इस सब को भारत आगे बढ़ा भी रहा है। इस सब को भारत क्या कर रहा है, आगे बढ़ा भी रहा है। लेकिन समस्या यहाँ पर वही है कि इसमें बढ़ाने के बावजूद, पहल करने के बावजूद, है ना, पहल भारत कर भी रहा है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की, लेकिन फिर भी ट्रस्ट की ना, भरोसे की कमी दिख रही है, जो कि सही बात नहीं है, एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। जनता के मन में आयुर्वेद के सिद्धांतों की जो सटीकता है, जो मतलब फलदायकता है कि ये बिल्कुल सही है कि नहीं, है ना, इसको लेकर संदेह है ना। लोग कहते हैं कि तुरंत इसका परिणाम नहीं मिलता, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उस सब को दूर करने की आवश्यकता है। ठीक, और उसके बाद ये देखो कि आयुर्वेद का जो उपचार है ना, वो थोड़ा धीमा होता है, उसको एक लाभ जो होता है, मतलब रोगी है वो इलाज कराने के लिए आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के पास जाएगा तो इलाज में थोड़ा समय लगता है, तो लोग कहते हैं हमें उतना समय नहीं है ना, तो उसको भी अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि कितना जल्दी आयुर्वेद काम कर सके। ठीक है, और दूसरी बात कि आयुर्वेद जो चिकित्सक होता है, प्रैक्टिशनर जो होता है, उसे ना खुद ही सब कुछ देखना पड़ता है कि हम किस प्रकार इलाज करें, कैसे हम रिसर्च करें, कैसे क्या करें, क्योंकि इस संदर्भ में ना मतलब शोधों का अभाव है उतना, अभी नए नए शोध जो हैं, रिसर्च जो हैं, इस पर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से इस पर एलोपैथी पर हो रहे हैं ना, अंग्रेजी दवाओं पर हो रहे हैं। 70% लगभग ऐसी बीमारियां हैं, प्राथमिक जो प्राइमरी केयर वाली बीमारियां हैं, आयुर्वेद का आसानी से उसमें इलाज हो सकता है, आयुर्वेद के जरिए उसका आसानी से इलाज हो सकता है। ठीक, और खासकर आप एक चीज़ और यहाँ पॉइंट वाली बात है कि अधिकांश जो स्टेट हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं, वो आयुर्वेद जो ग्रेजुएट्स हैं उनको रोकते हैं कि आप मतलब मॉडर्न जो मतलब चिकित्सा है उसका आप यूज नहीं कर सकते, आप उसके आधार पे दवा नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। आखिर आप ट्रेंड कीजिए ना, आयुर्वेद जो ग्रेजुएट्स हैं, आयुर्वेद जो स्नातक है, उसको आप ट्रेंड कीजिए, उसे प्रशिक्षण दीजिए,
है ना। तो राज्य सरकारों को भी इसमें पहल करना पड़ेगा। ठीक, कई देशों में क्या है, आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर हैं उसको वो सरकार के द्वारा रेगुलेट नहीं होते हैं, जिससे कई बार ये होता है ना कि कुछ प्रैक्टिशनर गलत दवा भी दे सकते हैं। ठीक, और खासकर देखो जो प्राकृतिक जो और चाहे वैकल्पिक चिकित्सा है जो उसका उदय हुआ है, खासकर आयुर्वेदिक चिकित्सकों की संख्या बढ़ रही है, लोगों के प्रति जागरूकता तो आई है आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति, है ना, क्योंकि ये इसके अंदर गलत प्रभाव कम देखने को मिलते हैं, साइड इफेक्ट कम देखने को मिलते हैं, जिससे क्या होगा, इसके बाजार में प्रतिस्पर्धा आएगी। अब देखो यहाँ एक सरकार के लिए एक ये है मैसेज, ये है कि क्या करना चाहिए कि आयुर्वेदिक स्नातक जो हैं वो ये आगे बढ़ेंगे, अपना योगदान देंगे भारत में प्राइमरी केयर की। देखो प्राइमरी केयर अगर होगा ना तो कई सारी बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाएंगी। अगर आप शुरुआत में ही किसी बीमारी का इलाज आप करोगे तो ये आसानी से निपट जाती हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर है उसको सही तरीके से ट्रेंड करना होगा और सरकारों को करना चाहिए। ठीक है, सरकारों को क्या है कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से क्या करना है, वहाँ से अच्छी क्वालिटी वाला प्रशिक्षण देना होगा। किसे देना होगा, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सरकारों को निवेश करना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि कैसे सही प्रशिक्षण मिले, तो सरकारों को ये काम करना पड़ेगा। आयुर्वेद जो है उसको आयुर्वेद का जो मतलब लीगली जो प्रैक्टिस करेंगे जो डॉक्टर, उसको लाइसेंस चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, वो प्रैक्टिशनर को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, भरोसा बढ़ेगा लोगों का। ठीक, सरकार जो है जो आयुर्वेदिक जो मतलब प्रैक्टिशनर है या फिर जो आयुर्वेदिक मतलब व्यवसाय है, बिजनेसेज है, उसको वित्तीय सहायता दे सकती है, इंसेंटिव दे सकती है कि वो आगे बढ़ें, R&D के लिए अपना फंडिंग जुटा पाएँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास के लिए फंडिंग जुटा पाएँ। ठीक है, उसको कर इंसेंटिव, टैक्स इंसेंटिव मिल सकता है, कर में छूट दिया जा सकता है, किस पर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पर, कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को थोड़ा बढ़ावा मिले, तो सरकार ये काम कर सकती हैं। सरकार जो है जो वर्ल्ड लेवल पर आयुर्वेद को बूस्ट करने के लिए अदर कंट्रीज के साथ सहयोग कर सकती है। इसमें आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए जो है अनुसंधान, रिसर्च मतलब अध्ययन है, ये उसको दिया जा सकता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आयुर्वेद जो है इसमें अच्छा कैरियर हो सकता है लोगों के लिए, है ना, काफ़ी फायदेकारक कैरियर हो सकता है। चैलेंजेज हैं क्योंकि इसमें उतनी सुविधाएं फिलहाल नहीं है। प्रशिक्षण की बात करूं, एजुकेशन के स्टैंडर्डाइजेशन की बात करूं, मानकीकरण की उसको कमी है, जो कि उसको सही तरीके से किया जाना चाहिए। और जो प्रैक्टिशनर को सही तरीके से अगर ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको कि जो आयुर्वेद जो ग्रेजुएट्स हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, वो भारत में प्राइमरी केयर को प्रमोट करने में, उसे आगे बढ़ाने में अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आयुर्वेद को लेकर बात हो गई। ठीक है, हमने इसे समझा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक है टैक्स ट्रांजिशंस, आप इसे थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, आप पढ़ोगे भी, सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है। जीएसटी रेवेन्यू ट्रेंड्स सिग्नल मोर कंप्लायंस, कूलिंग इंपोर्ट डिमांड। देखो, द नियरली 1.5 लाख करोड़ ऑफ ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन। देखो 1.5 लाख करोड़ का ना ग्रॉस मतलब गुड जीएसटी कलेक्शन हुआ है फरवरी में। उल्लेखनीय इसलिए हो जाता है ना, कई दृष्टिकोण से उल्लेखनीय हो जाता है ये कलेक्शन। कैसे हो जाता है, देखो पहली बात, ये 12 सक्सेसिव मंथ्स है कि जीएसटी रेवेन्यू जो है वो 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा है। ये 12वां लगातार महीना है जब इसका कलेक्शन कितना रहा है, 1.4 लाख करोड़ से क्या रहा है, अधिक रहा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। एंड फोर्थ हाईएस्ट सिंगल मंथ, है ना, कितने सिंस द लॉन्च ऑफ द जीएसटी रिजीम। ठीक है, तो जीएसटी रिजीम के लॉन्च होने के बाद जो है ये मतलब जो फोर्थ हाईएस्ट सिंगल मंथ रहा है। ठीक है, द एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शंस की बात करूं, औसतन, है ना, जीएसटी कलेक्शंस जो है मंथली जो जीएसटी कलेक्शंस है वो फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ द 2022-23 2022-23 2022-23 के पहले 11वें महीने में जो जीएसटी कलेक्शंस रहा है, पहले 11वें महीने में स्टैंडर्ड अमाउंट लिखा है आपके सामने 1,49,776 करोड़। ये कितना हाई है, 21.5% हाइयर है, ज़्यादा है ये। ठीक है, फ्रॉम द एवरेज मंथली किटी ऑफ लिटिल ओवर 1.23 लाख करोड़ थ्रू 2021-22 से ना ये इतना हाइयर है ना, 21.5%। इंटरेस्टिंगली एवरेज मंथली जो रेवेन्यूज है इस ईयर, ये साल जो है ये कलेक्शन से ज़्यादा रहे हैं, है ना, जो मतलब
इन 8 ऑफ दोज मंथ्स, उन 8 महीनों से ज़्यादा रहे हैं। सो कलेक्शंस इन अदर 3 मंथ्स बम्प्ड अप द एवरेज। दोज मंथ्स हैपन टू बी अप्रैल। देखो ये महीने जो हैं अप्रैल हैं, जहाँ हाईएस्ट मंथली रेवेन्यू जो है वो 1.7 लाख करोड़ का है, और अक्टूबर और जनवरी का जो 2023 है, जहाँ कलेक्शन जो है वो करीब 1.5 लाख 1.57 लाख करोड़ तक अपग्रेड हुए हैं। ठीक है। द स्पाइक इन दिज मंथ्स, इन मंथ में ना जो वृद्धि हुई है, क्या हुई है, वृद्धि हुई है, उसको देखते हैं। बी एट्रीब्यूटेड to quarter and year return filings whose tax are collected in the first month of subsequent quarter। देखो रिटर्न फाइलिंग की वजह से हुआ है, उसको यहाँ बताया गया है। These lands credence to the government's assertion in January that policy changes introduced over the past year have improved compliance with more taxpayers filing rates। वो सरकार कर रही है कि मतलब ज़्यादा जो मतलब पॉलिसी जो रिवैम्प हुआ है, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ है कि जो कंप्लायंस ज़्यादा बढ़ा है ना, और उससे क्या हुआ है, ज़्यादा टैक्स पेयर्स जो हैं, ज़्यादा जो टैक्स मतलब देने वाले हैं, टैक्स दाता करदाता है, वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है। मीनवाइल a perceptible shift is underway in the composition of GST revenue. The first 10 months of the fiscal had seen revenues from the goods imports rising 29%। देखो पहला जो 10 महीने का जो फिजिकल है ना, उसमें देखा गया है कि गुड्स इंपोर्ट से ना मतलब जो रेवेन्यू है वो राइज कितना 29% किया है। वह डोमेस्टिक, वहीं अगर मान लो डोमेस्टिक की बात करें, ठीक है, घरेलू है ना, घरेलू ट्रांजेक्शन्स की बात करें और सर्विसेज इंपोर्ट्स की बात करें, यील्डेड 22% अपटिक इन टैक्सेज। इससे क्या हुआ है, टैक्सेज में 22% का वृद्धि हुआ है। अब इससे देखो व्हाइल दिस ब्रेकडाउन इज नॉट अवेलेबल फॉर जनवरी, ये ब्रेकडाउन जो है, जो हमने आंकड़ा बताया, ये जनवरी के लिए अवेलेबल नहीं है। फरवरी मार्क्स द सेकेंड टाइम 3 months दैट डोमेस्टिक रेवेन्यूज हैव outgrown taxes from goods imports, with the former rising 15%, later just 6%। अब देखो while this is in tune with a sharp dip in imports in Germany इन जनवरी, अब देखो जनवरी में क्या हुआ है, इंपोर्ट्स में डीप हुआ है, कमी हुई है। इट ऑल्सो सिग्नल्स अ लाइकली कूलिंग ऑफ डिस्क्रेशनरी डोमेस्टिक डिमांड दैट हैड बीन ड्राइविंग अप द इंपोर्ट बिल अलॉन्ग विद एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेज। ठीक है, तो यही है इसमें जीएसटी को लेकर बताया गया है, खासकर आंकड़े बताए गए हैं, आपको समझाया गया है कि आप इसे समझोगे क्या क्या मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है, जीएसटी किस प्रकार से लाभकारी सिद्ध हो रही है। तो आप इसे देखो, पढ़ो, समझो। 2023-24 का जो बजट है उसमें एक्सपेक्ट किया गया कि जीएसटी रेवेन्यू जो है ना वो स्लो होगा फ्रॉम वो 22% दिस ईयर टू 12%, है ना, 22% इस साल से कितना 12% होगा। विथ टैक्स ब्यूएंसी एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप, क्योंकि टैक्स ब्यूएंसी जो है ड्रॉप करेगा। दैट रिप्रेजेंट्स अ pragmatic outlook amid a world tightening its belt for a slowdown। देखो क्योंकि ना दुनिया में मंदी का भी देखा जा रहा है कि अभी वैश्विक मंदी है ना संभावित है, तो हो सकता है। बट द फाइनेंस मिनिस्टर्स अटेम्प्ट टू प्ले February GST kitty by arguing that 28-day month normally witness lower revenues is disingenuous and unnecessary, as these revenues pertain to transaction undertaken over 30 January। By this logic, March should see a dip in taxes inflows as February had fewer days of activity। अब देखो ये जो लॉजिक है ना, बाय दिस लॉजिक, ऊपर जो लॉजिक बताया गया है इसके अनुसार मार्च में ना टैक्स में डीप देखा जा सकता है टैक्स इनफ्लो में। ठीक है, क्योंकि फरवरी में ना मतलब एक्टिविटी के फिर भी कम दिन थे। देखो फरवरी 28 दिन का होता है, मार्च क्या होगा, उस मार्च में दिन बढ़ेंगे। ठीक है, 31 दिन का होगा, तो 3 दिन तो बढ़े ना, तो हो सकता है डीप देखा जाए। तो यही टॉपिक था, आप टैक्स वाला टॉपिक समझ गए होगे। आप पढ़ना और कोई इशू आए तो बताना। ठीक है, और नेक्स्ट आपको आयुर्वेद वाला भी समझ में आ गया होगा, और साथ ही जो G20 से संबंधित था, भारत की जो भूमिका है कूटनीतिक स्तर पर की, जो भारत विश्व में जो भूमिका निभाना चाहता है, निभा रहा है, चैलेंजेस क्या हैं, वो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। साथ ही आयुर्वेद वाला भी हमने देखा और टैक्स वाला भी देखा। ठीक है, तो कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।